नमस्कार सभी को, वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में। आज हम बात करेंगे लाल किताब की कुछ ऐसी रेमेडीज़ के बारे में, कुछ ऐसे हाउसेज़ के बारे में, जिसमें बहुत सारे लोग गलत तरीके से रेमेडीज़ करते हैं, जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं है। वो यूट्यूब को देखते हैं एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। दे डोंट इवन नो कि हमें कौन-सी रेमेडी कितनी बार और कैसे करनी चाहिए। क्योंकि देखो, लाल किताब बहुत प्योर है। लाल किताब में रूपचंद जोशी जी ने बहुत क्लियर लिखा है कि जैसा मैंने बुक में लिखा है आपको वैसा ही फॉलो करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें चेंजेस कर दिए हैं विदाउट एनी रीज़न। मैं ये नहीं बोलती वो चेंजेस उन्होंने क्यों किए हैं, है ना? बट अगर आप रूपचंद जोशी जी की बुक में पढ़ेंगे, है ना? या आप उनसे पढ़े हुए किसी अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा और आपको ज्ञान आएगा कि आपको कौन-सी रेमेडी किस तरीके से करनी है। सी ल लाल किताब की रेमेडीज़ इतनी सिंपल है कि उसको समझने में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आज मैं कुछ लाल किताब रेमेडीज़ के आपको बताऊँगी, कुछ चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है या वो गलत तरीके से करते हैं। जैसे जैसे हम अगर राहु को लें, अगर राहु 11वें घर में होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को क्या करना होता है कि जैसे 4 किलो लेड या आप मान लीजिए 4 सूखे नारियल जिसे श्रीफल बोलते हैं, वो उन्हें पानी में छोड़ने होते हैं, चलते पानी में छोड़ देने होते हैं। या अगर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप 4 किलो लेड लो या आप श्रीफल लो, तो अगर आप 4 किलो मूली या 4 किलो जो भी पानी में बहाएँगे, तो वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ़ 1 बार करना है, साल में सिर्फ़ 1 बार। अगर आपके वर्षफल में आता है तब करना है। अंडरस्टैंड? तो ये है एक रेमेडी। नंबर 2, इसके बाद लोग बोलते हैं कि राहु 5 में होता है तो हमें हाथी लेना चाहिए, चाँदी का हाथी, है ना? लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं चाँदी की जो हाथी की सूँड है वो ऊपर होनी चाहिए या नीचे होनी चाहिए या वो भागता हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये एक भ्रम है। चांदी का हाथी जो राहु 5 में रख पाया जाता है, वो सॉलिड होना चाहिए, किसी भी शेप का हो सकता है, बट वो सॉलिड होना चाहिए, उसकी सूंड से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सॉलिड हाथी होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। आप उसे अपने ड्राइंग रूम या किसी अच्छी जगह पे रख सकते हैं। ये है नंबर 2, जो बहुत सारे लोग गलत बताते हैं, जैसे पानी में रखना चाहिए, स्टील की डब्बी में रखना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, दीज़ आर ऑल रॉन्ग थिंग्स, है ना? इसके बाद लोग बोलते हैं कि नाक छेदन, नाक छेदन जो हम करते हैं वो मरकरी के लिए किया जाता है ना? मरकरी को अच्छा करने के लिए, जब मरकरी दूसरे, 8वें, 9वें 12वें घर में होता है, तब उसे अच्छा करने के लिए या तीसरे, है ना? तब उसको अच्छा करने के लिए हम नाक छेदन का उपाय करते हैं। तो रूपचंद जोशी जी ने लेफ्ट और राइट, है ना? चाँदी या सोने की तार का यूज़ करवाया है, क्योंकि ये जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, ये मरकरी है और जो ये हमारा नोज़ है, ये हमारा जुपिटर है। तो जुपिटर को अच्छा करने के लिए, जुपिटर के घरों को अच्छा करने के लिए हमने ये नागछेदन का उपाय बताया है, जिसमें आपसे मिनिमम चाँदी की तार को 120 घंटे अपनी नाक में रखना है। उसके बाद इसका उपाय किया जाता है, जिससे आपके मरकरी के नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको नहीं देखने मिलते। जब आप 120 घंटे नाक-छिदन करते हैं, उसके बाद आपको ये तार निकाल देनी है, तो या तो आप इस तार को जल प्रवाह कर दें और इसके बाद आपको कुछ मीठा लेके गरीबों को बाँटना भी होता है। तो ये है पूरा उपाय नाक-छेदन का, है ना? नंबर 3, बहुत सारे लोग बोलते हैं जब केतु 8 में होता है, तो हमें काला और सफ़ेद कंबल को शमशान में दबाना होता है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी रॉन्ग। मेरे पास 2 लोग आए और उनको किसी ने बोला कि हमें बच्चा होने में इश्यू आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, काला सफ़ेद कंबल लेके शमशान में दबाकर आ गए, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। जब उनको बच्चा हुआ, तो वो बच्चा स्पेशल हुआ। कभी भी जब केतु अकेला अ, 8वें भाव में होता है, क्योंकि वहाँ पे केतु का घर भी है ना? सो लाल किताब के हिसाब से केतु का इफ़ेक्ट वहाँ पे है, तो आपको काला-सफ़ेद कंबल को मंदिर में देना है, ना कि शमशान में दबाना है। नंबर 2, अगर आपका केतु के साथ कोई और प्लैनेट भी है 8वें घर में, तो आपको उसका सामान लेके उस कंबल के बीच में रख के मंदिर में लेके आना है। तो ये आपको अच्छे इफ़ेक्ट देगा, ये आपको 6 महीने में 1 बार करना है, या अगर आपको बच्चों से रिलेटेड इश्यू आ रही है, तब आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जुपिटर। जब भी जुपिटर छठे, 7वें और 10वें घर में होता है, तो लोग बोलते हैं कि हमें केसर का तिलक नहीं लगाना चाहिए, व्हिच इज़ वेरी, वेरी रॉन्ग। जब भी जुपिटर छठे, 7वें और 10वें घर में होता है, हमें हमेशा केसर का तिलक ही लगाना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा उपाय जुपिटर के लिए, बृहस्पति के लिए, गुरु के लिए है ही नहीं। नंबर 2, जब भी जुपिटर 10वें घर में हो और नीच का हो, तो उसके लिए कहते हैं कि जब आप केसर का तिलक लगाएँ, तो माथे पे लगाएँ, नाभि जीवा पे लगाएँ और नाभि पे लगाएँ। इसके बहुत-बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं और इसे कोई भी कर सकता है। ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता।
नंबर 3, बहुत सारे लोग बोलते हैं जब 7वें घर में जुपिटर होता है तो आपको मंदिर नहीं रखना चाहिए, है ना? तो या छठे घर में छठे घर में जुपिटर होता है तो आपको टेम्पल नहीं रखना चाहिए और 8वें घर में भी नहीं रखना चाहिए। तो दिस इज़ रॉन्ग। तो रूपचंद जोशी जी बोलते हैं कि आप छठे, 8वें, 10वें घर में अगर आपका जुपिटर आता है तो आप मंदिर रख सकते हैं। बहुत बड़ा मंदिर नहीं होना चाहिए नंबर 2, उसके ऊपर का जो ट्रायंगल है वो वाला मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर में कभी भी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, हमेशा फ़ोटोग्राफ फ्रेम में होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। नंबर 3, आपका मंदिर किसी को दिखना नहीं चाहिए। ये कंडीशन है उनकी कि आप मंदिर में पूजा भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा पूजा करेंगे जिनके जुपिटर छठे, 8वें, 10वें घर में है और 7वें घर में है, तो कहते हैं कि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर हो जाते हैं। तो उनकी जो डेली लाइफ़ है या जॉब की लाइफ़ है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। So these are the precautions you should take care if your Jupiter is in 6, 8, 7 and 10। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी देखने वाले स्टूडेंट के साथ और जो मुझे फ़ॉलो करते हैं, उनके साथ मैं शेयर करना चाहती थी। अगर आपने मेरा चैनल फ़ॉलो अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, फ़ॉलो करिए। आपका डाउट है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल की, है ना? कहते हैं कि जब वीनस 9वें घर में होता है, तो मंगल खराब होता है। और लोग क्या करते हैं और बहुत सारे लोग आपको बताते हैं अगर वीनस 9वें घर में है तो आप चांदी के 9 टुकड़े लो, 9 दिन जल में प्रवाह करो, 9 दिन मिट्टी में दबाओ। नो, दिस इज़ ऑल रॉन्ग। जब वीनस 9वें घर में होता है तो इससे मंगल खराब होता है तो इसमें हम मून की हेल्प लेते हैं। तो कहते हैं कि 9 टुकड़े स्क्वायर चांदी के लेके नीम के पेड़ के नीचे दबाने चाहिए। ये सिर्फ़ एक बार करना है आपको लाइफ़ में सिर्फ़ एक बार और ये आपको सिर्फ़ एक बार करना है और जब ये वर्षफल में आता है तब करना है। तो ये कुछ भ्रांतियाँ थी, आई रियली वांट टू शेयर। अगर आपको लगता है कि आपका मरकरी 8वें घर में है, तो आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 12वें घर में आपका कोई अशुभ प्लैनेट है, 8वें घर में अशुभ प्लैनेट है, दूसरा घर खाली है, तो इससे क्या होता है ना, तीनों मिलके बैड इफ़ेक्ट देते हैं। तो इसलिए मना किया जाता है कि अगर मरकरी 8वें घर में है, तो 12वाँ घर चेक कर लो, एनिमी या फ्रेंड हो, दूसरा घर चेक कर लो, एनिमी या फ्रेंड हो या खाली हो। तो उस इंसान को मंदिर नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होता है जब मरकरी 8वें घर में होता है तो बच्चों की आँखों को वीक कर देता है, चश्मा लगाने की या उनकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मंगल बध होता है, जब मंगल बध होता है तो कहते हैं कि आपको चांदी का स्क्वायर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। यस, क्योंकि हम मून की हेल्प लेते हैं इस केस में, है ना? इसी तरीके से उसको हमेशा आपको गले में पहनना होता है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सोने, चांदी और तांबे की अंगूठी बनवा के भी राइट हैंड में पहना दी जाती है ना? मंगल की फिंगर में, तो वो भी कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं देगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और गले में भी आप चांदी का स्क्वायर पीस अगर पहनेंगे, अगर कितना छोटा भी हो अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप छोटे पीस का भी पहनेंगे, तब भी वो आपको उतने ही अच्छे रिज़ल्ट देगा, है ना? तो इसके बाद अब हम बात करें मरकरी 12वें घर की, सबसे बड़ी बात। जब मरकरी 12वें घर में होता है तो लोग कहते हैं कच्चा मिट्टी का घड़ा आप जल प्रवाह करिए। लेकिन आज की डेट में कच्चा मिट्टी का घड़ा मिलना बहुत मुश्किल है ना? तो पंडित जी ने बोला है आप नॉर्मल घड़े को भी जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल घड़ा नहीं है या आपके घर के आस-पास नॉर्मल घड़ा नहीं मिलता, तो उस केस में अगर आप पीतल का लोटा लेंगे ढक्कन के साथ, उसे आप जल प्रवाह करेंगे, वो खाली होना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और इसके साथ एक और चीज़, जब भी आप मरकरी 12 की ये रेमेडी करेंगे, तब भी घड़ा या पीतल का लोटा घर में नहीं लाना। दिस इज़ वेरी, वेरी बैड। ये बहुत अशुभ संकेत होता है। उसको बाहर से ही बाय करके बाहर ही आपको जल प्रवाह कर देना है। तो मरकरी 12 के केस में आप वेडनेसडे और फ्राइडे और सैटरडे तीनों दिन चूज़ कर सकते हो। प्लैनेट के डेज़ चूज़ कर सकते हो, है ना? तो ये थी कुछ छोटी-छोटी ग्लिम्पसेस जो मैं चाहती थी अपने सभी पढ़ने वालों के लिए, जो गलत तरह से रेमेडी करते हैं उनके लिए, है ना? और ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई है, जिन्हें पता नहीं है कि हमें कैसे रेमेडी करनी चाहिए। जो लोगों को भ्रांति है कि लाल किताब एक रॉन्ग बुक है, व्हिच इज़ नॉट, है ना? एक चीज़ और, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सन जब 7 होता है तो हमें गुड़ नहीं खाना चाहिए, नहीं। कहीं भी रूपचंद जोशी जी ने अपनी किताब में ये नहीं लिखा कि जब सन 7 होता है कि हमें गुड़ नहीं खाना चाहिए। उन्होंने खाने-पीने के लिए कोई निषेध नहीं किया। ऑफ कोर्स नॉन-वेज के लिए, अल्कोहल के लिए उन्होंने ज़रूर बोला है कि ये सब चीज़ें जो आप खाओगे वो आपके दिमाग में आएगी और वही आप बोलोगे। तो इसलिए नॉन-वेज के लिए तो ऑफ कोर्स
ज्योतिष में है ना? जब हम पूजा पाठ करते हैं उसमें भी आप लोगों को पता है गीता में लिखा है कि ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए क्योंकि जो हम खाएँगे वही बोलेंगे। इसलिए हमें सात्विक खाना चाहिए और सात्विक ही आपके विचार आएँगे, ऐसे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए जो अच्छे हों। तो जब सन आपके घर में होता है तो उसके लिए अगर आपको गुड़ खाने की ज़रूरत है तो आप खा सकते हैं लेकिन लिमिट में, ज़्यादा मत खाइए। ये प्रिकॉशन था। सो थैंक यू सो मच। आई गेस कि आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर ली होगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आई गेस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।